मैम आपने वो पिछली वाली भी अटेंडेंस ठीक नहीं करवाई। जी मैम स्टूडेंट्स, जी मैंने हायर अथॉरिटी से कंफर्म किया, मेरी बात हुई है वहां से, मुझे बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि आपने जब आप अटेंडेंस ले रहे हैं उस टाइम पे आप स्टूडेंट अगर नहीं अटेंड है मीटिंग में, उसने नहीं अटेंडेंस कॉल की, तो आप नहीं उसकी नहीं एब्सेंट मार्क कर दें विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। नहीं 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 नहीं, वो नहीं बात कर रहा। आप कह रही हैं मैम आपके पास सिर्फ एक आ रही है, एलएमएस में हमारी दो लगी हुई हैं, उस बात की मैं बात कर रहा हूँ। आपने नाम बोला था मैं नाम बात कर बताओ, लूंगी। अपना नाम बताओ। फसी फसी अमजद फसी 9465। काफी 9465। सालों की थी ऐसे। 9465 फसी अमजद। मेरे पास आपकी टोटल 2 एब्सेंसेस आ रही हैं। आपके पास कितनी शो हो रही है? मैम टू हो रही है, लेकिन आपने उस दिन बोला कि आपके पास सिर्फ एक ही लगी हुई है। ठीक है, और मैंने तो वो एक भी मुझे समझ नहीं है आपने कैसे लगा दी, क्योंकि मैं पूरी क्लास में हर वक्त अवेलेबल होता हूँ और मैंने मैसेज भी किए हैं अटेंडेंस मेरे के। पास आपकी 2 एब्सेंट आ रही हैं, आज की क्लास की प्रेजेंट है, उसके अलावा मेरे पास आपकी 2 एब्सेंसेस हैं। हारिस उस रहमान का दिन नेम मैंने नोट किया था, 1 2 3 4, उनकी 4 एब्सेंसेस हैं मेरे पास। अब मुझे नहीं पता कि एलएमएस पे उनकी कितनी शो हो रही है। पता नहीं मैम, आपने उस दिन अपने आपने आपने खुद बोला था कि मैं मेरे पास बेटा एक ही आ रही है, मैं पता कर लेती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ ना आपका वो क्या है, आप देख लो अपने आंखों से, तो फिर नहीं आपको तो शायद मैं मैम यकीन आ आपको जाए। पूछ रहा हूँ मैम, आपने ये उस दिन देखो, ऐसे ही बोला था। मैंने किसी और स्टूडेंट को बोला था, और फिर एट द एंड आप लोग एक तो पूरी क्लास में एक्टिव भी नहीं रहते, होते भी नहीं है। मैंने वापस जाते हुए जब क्लास एंड होती, मैंने कहा वो स्टूडेंट मुझे अपना नाम बता दे, मैं उनका नेम हाईलाइट करके आगे बात कर लूँ जिनकी अटेंडेंस का इशू आ रहा है। नहीं किसी ने नहीं भी मैम अपना नेम नहीं बता। मैम हमारा बताया। बोला था आपने हमारा बोला ठीक था। है मैम। ये देखो, ये है आपकी फंसी। एक मैम इस ये दिन कौन से एब्सेंट वीक हो की है? और आप एक उस दिन एब्सेंट हो। देखो ये है फर्स्ट वीक की सेकंड क्लास के सेकंड सेशन में आप एब्सेंट थे। ठीक है, 2 सेशन की अटेंडेंस होती है ना। और फिर उसके जी अलावा मैम। ये आपका हो गया फर्स्ट वीक, ये आपका सेकंड वीक हो गया, थर्ड वीक के फर्स्ट क्लास की फर्स्ट सेशन में एब्सेंट। वैसे मैम ये डिस्कशन वैसे जो एब्सेंटीज की हुई थी थर्ड वीक के फर्स्ट सेशन में हुई थी, चलें खैर। 9650 थर्ड वीक के किस सेशन में हुई थी? ये मतलब जो आपसे डिस्कशन हुई थी ना कि एब्सेंटीज दो क्यों लगी हैं, तो ये हमारी थर्ड वीक के फर्स्ट सेशन में ही वैसे हुई थी हमारी। तो कि आप कि हमारी दो क्यों आई हुई हैं, जहाँ हालांकि एक मैम है तो। चलें मैम ठीक है एलएमएस में मैम। इशू है बहुत। एलएमएस का इशू कैसे हो सकता है? अच्छा एक मिनट रुको, ये उस दिन कोई क्विज तो नहीं हुआ था इस सेशन में? क्योंकि इसमें किसी की भी मार्क नहीं है। यस मिस, क्विज की वजह से हुआ होगा ये, क्विज की नहीं, क्विज की उसी वजह से वीक। नहीं, क्विज तो जिसने सबमिट करवाया था उसकी अटेंडेंस तो मार्क। आपने क्विज सबमिट करवाया था फंसी? यस मैम कराया था। ठीक है, सही है। फिर मैं यहाँ पे इट मीन्स के सब प्रेजेंट हैं जिन लोगों ने क्विज सबमिट करवाया था, तो आपकी टोटल एक ही एब्सेंट है मेरे पास। एक ये ही हो गई तो मैम, वहाँ हाँ, पे दो आ रही हैं। तो मैं एक फसी का इशू है और एक हारिस का इशू है। मैं आज रमीज को दोबारा रिमाइंड करवा देती हूँ। इसके अलावा कोई और तो नहीं है जिसकी मेरे पास अटेंडेंस कुछ और आ रही हो मैम और एलएमएस पे कुछ और हो? मैम गुलाम मुर्तजा फर्स्ट सेशन में एब्सेंट है। फर्स्ट सेशन मैम में तो जो हो गई वो हो गई ना, अब आज के फर्स्ट सेशन की मैं अपडेट नहीं करूंगी। मैम प्रेजेंट थे हम। तो नेम क्यों नहीं कॉल किया जब मैं कॉल कर रही थी? 2 2 3 3 दफा मैं नेम कॉल करती हूँ, तो क्यों नहीं आपने अपनी चेक अटेंडेंस करें। रखी? नाम बताओ और आईडी बताओ। मैम गुलाम मुर्तजा 62803। गुलाम मुर्तजा एब्सेंट है आपकी, आपने नहीं कॉल किया अटेंडेंस। मैम 5-6 मिनट लेट हुए थे, या आज क्लास से लेट स्टार्ट हुई। अच्छा खैर, एनी हाउ हम कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों के अटेंडेंस के इश्यूज तो कभी भी नहीं खत्म होंगे। मिस मेरा बार बार लीव हो रहा था, इस वजह से मेरी रह गई। ओके, अब हम कोकोमो के हम डिटेल लेवल को मैं समराइज कर रही थी, एक स्टूडेंट की क्यूरी थी। सो इंटरमीडिएट कोकोमो क्या कर रहा है? इंटरमीडिएट कोमो प्रोजेक्ट का साइज, मोड और 15 एडिशनल वेरिएबल्स की डिफरेंट वैल्यूज निकाल के पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा है।
जबकि डिटेल कोकोमो क्या कह रहा है कि वो 15 एडिशनल वेरिएबल्स में से बहुत सारी फैक्टर्स ऐसे हैं जो पूरे प्रोजेक्ट पे एप्लीकेबल नहीं हो सकते उस टाइम पे। तो डिटेल कोकोमो क्या कह रहा है कि आप अपने प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्टिंग एक साथ करने के बजाय आप प्रोजेक्ट को हायरार्की में ब्रेक करें। वो हायरार्की क्या होगी आपके पास? वो हायरार्की होगी सबसे पहले सिस्टम, मेन हायरार्की, उसके अंदर फिर सब सिस्टम, और फिर उन सब सिस्टम के अंदर उसके मॉड्यूल्स। तो डिटेल्ड कोकोमो क्या कह रहा है कि आप इंटरमीडिएट कोकोमो जो ईएएफ, एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर, पूरे प्रोजेक्ट की एक साथ उसमें लगा रहा है ईएएफ की वैल्यू जो कॉस्ट ड्राइवर की वैल्यू है, उसमें आप ये करेंगे जो आपने 3 लेवल्स बता दिए, सिस्टम, सब सिस्टम एंड मॉड्यूल। तो उन 15 एडजस्टमेंट फैक्टर्स में से जो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं जो मॉड्यूल्स पे एप्लीकेबल होंगे, उस कॉस्ट ड्राइवर को आप मॉड्यूल पे लगाएं, सिस्टम और सब सिस्टम पे ना लगाएं, इन ऑर्डर टू ब्रिंग एक्यूरेसी इन योर एस्टिमेट्स। सो जो कॉस्ट ड्राइवर जिस प्रोडक्ट हायरार्की में एप्लीकेबल है, उस कॉस्ट ड्राइवर को आप उसी जो है वो हायरार्की के अंदर यूज करें, बाकी रिमेनिंग में यूज ना करें। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी थी कि अगर हम एनालिस्ट की कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि हमारा एनालिस्ट कितना कैपेबल है, तो ये इससे रिलेटेड जो कॉस्ट ड्राइवर है वो सब सिस्टम पे लगेगा, वो मॉड्यूल पे हमारे पास जो है वो सब सिस्टम पे लगेगा कि सिस्टम को सब सिस्टम में आपके एनालिस्ट ने कैसे ब्रेक किया है। तो वो वाला कॉस्ट ड्राइवर सिर्फ सब सिस्टम वाली हायरार्की पे एप्लीकेबल होगा, सिस्टम और मॉड्यूल पे नहीं होगा। इसी तरह अगर हम किसी इंजीनियर या जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसके एक्सपीरियंस को देख रहे हैं कि उसका उस लैंग्वेज पे जिसमें हमें काम करना है, लेट्स सपोज सी शार्प लैंग्वेज का एक्सपीरियंस कितना है, तो इस कॉस्ट ड्राइवर की वैल्यू मॉड्यूल पे एप्लीकेबल होगी जिस मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कोड कर रहा है। तो उस कॉस्ट ड्राइवर की वैल्यू आपके सिस्टम और सब सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। तो डिटेल सिर्फ ये कह रहा है कि इंटरमीडिएट कोकोमो का जो कॉस्ट ड्राइवर वाला जो फैक्टर है ईएएफ, उसको पूरे प्रोजेक्ट में यूज करने के बजाय आप प्रोजेक्ट्स को 3 हायरार्की में 3 लेयर्स में ब्रेक करें, और वो कॉस्ट ड्राइवर जिस लेयर में एप्लीकेबल हो उसको वहां लगाएं, पूरे प्रोजेक्ट में अप्लाई करने के बजाय। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल से पहले हमें इसके कुछ फॉर्मूले देखने पड़ेंगे, और जो कि रिग्रेशन मॉडल से निकले हैं, तो कुछ वैल्यू कांस्टेंट होगी और कुछ वैल्यूज वेरिएबल्स की हमें देनी पड़ेगी एज एन इनपुट। अगर हम ऑर्गेनिक मोड की बात करें, तो एफर्ट हम निकाल रहे हैं कि टोटल प्रोजेक्ट के एफर्ट कितने लगेंगे। तो अगर हम ऑर्गेनिक मोड का एफर्ट निकाल रहे हैं तो E इज इक्वल टू 2.4 मल्टीप्लाई बाय साइज की पावर 1.05, हम इसको कह रहे हैं A इंटू साइज ऑफ B, where value of A is 2.4 for organic mode and value of B is 1.05 for organic mode। और ये साइज वो है प्रोजेक्ट का साइज जो हम लाइन ऑफ कोड की बेसिस पे दे रहे होंगे। जब लाइन ऑफ कोड को हम इस ऑर्गेनिक मोड के फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें ये फॉर्मूला एफर्ट बता देगा कि अगर इस प्रोजेक्ट का लाइन ऑफ कोड इतना है तो इसको हमें कंप्लीट करने में इतने एफर्ट रिक्वायर्ड होंगे, मतलब इतने लोग चाहिए होंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। अगर हम सेमी डिटैच्ड मोड में है, फॉर्मूला वही रहेगा A इंटू साइज ऑफ B, बस A और B की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सेमी डिटैच्ड मोड के लिए A की वैल्यू 3.0 एंड B की वैल्यू 1.12। अगर हम एम्बेडेड मोड के लिए एफर्ट निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला वही रहेगा A इंटू साइज ऑफ B, क्योंकि अभी हम कौन से मोड में हैं? हम बेसिक मोड में। बेसिक मोड में हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो मोड का नाम कि ऑर्गेनिक है, सेमी डिटैच्ड है या एम्बेडेड है, और प्रोजेक्ट का साइज। दो चीजें, मोड एंड प्रोजेक्ट का साइज, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। जब आपको प्रोजेक्ट का साइज पता होगा और आपको मोड पता होगा तो आप फॉर्मूला चूज कर सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर प्रोजेक्ट का एम्बेडेड मोड में है तो फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, अगर प्रोजेक्ट जो है वो ऑर्गेनिक मोड में है तो ये वाला फॉर्मूला एक ही है, बस ए और बी की वैल्यू जो है वो डिफर कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास है एफर्ट एस्टिमेशन। के लॉग इज द ओनली इनपुट वेरिएबल। यहाँ पे हम इनपुट वेरिएबल इनपुट क्या देंगे उस फॉर्मूले में? के लॉग, साइज ऑफ द प्रोग्राम प्रोजेक्ट। के लॉग मीन्स 1000 लाइन ऑफ कोड एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट एफर्ट। एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला मीन्स एक्सपोनेंट की बेसिस पे ये फॉर्मूला जो एफर्ट का फॉर्मूला है जिसके बीच पे बैकएंड पे पूरी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन यूज करते हुए ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, विच इज ए इंटू साइज ऑफ
B, where A and B constant derived from regression analysis depend on the project. अगर प्रोजेक्ट सेमी डिटैच्ड मोड का होगा तो ए और बी की वैल्यू सेमी डिटैच्ड वाली होंगी, अगर ऑर्गेनिक मोड का होगा तो ए और बी की वैल्यू ऑर्गेनिक मोड की होगी। वो ए और बी की वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स रहेंगी, साइज चेंज हो सकता है। साइज इज इक्वल टू 1000 ऑफ लाइंस ऑफ कोड k log and E is equal to effort expressed in staff months। मतलब E हमें क्या बता रहा है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हमें कितने एफर्ट रिक्वायर्ड होंगे, कितने लोगों के एफर्ट हमें चाहिए होंगे, कितने लोग चाहिए होंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है डिफरेंट मोड्स के लिए, ए और बी के डिफरेंट वैल्यूज के लिए। फॉर्मूला वही है, ए इंटू साइज ऑफ बी, ए इंटू साइज ऑफ बी, बस हर मोड के लिए ए और बी की वैल्यूज चेंज हो रही है। ठीक है, जब हमारे पास मोड आ गए ऑर्गेनिक, सेमी एम्बेडेड, ए एंड बी, ठीक है, ये हमारे पास 2.4 1.05 ए और बी के हमारे पास यही वाले फॉर्मूला पुट किया है इन्होंने। ए और बी की वैल्यू फिर सेमी डिटैच के लिए 3.0 एंड 1.12, सेमी डिटैच के लिए 3.0 एंड 1.12। जब आपके पास एफर्ट निकल आएगा तो फिर आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा डेवलपमेंट टाइम, कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। उसके लिए भी हमारे पास एक रिग्रेसिव फॉर्मूला है, टोटल डेवलपमेंट टाइम इज इक्वल टू 2.5, जिसमें 2.5 कांस्टेंट है हर मोड के लिए, मल्टीप्लाई बाय ई। ये ई क्या है, जो आप एफर्ट यहाँ से निकालेंगे इस ए और बी की वैल्यू और साइज को पुट इन करने के बाद। तो टोटल डेवलपमेंट टाइम इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय ई, ई इज बेसिकली एफर्ट, और उसके बाद हमारे पास 0.8। इसी तरह डेवलपमेंट टाइम का जो 2.5 है वो तो सब में कांस्टेंट है, ई वही जो आप जिस मोड से कैलकुलेट करते हो निकालेंगे, और जो पावर है वो चेंज हो रहा है। ऑर्गेनिक के लिए 0.38 है, सेमी डिटैच के लिए 0.35 है, और एम्बेडेड के लिए 0.32 है, और जो वैल्यू आएगी वो मंथ्स में होगी, कि इतने मंथ्स में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। फिर हमारे पास है एवरेज स्टाफ। एवरेज स्टाफ हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास एफर्ट भी आ गया और हमारे पास डेवलपमेंट टाइम भी आ गया। तो जब हम एफर्ट जो हमने ई कैलकुलेट किया उसको जब हम टोटल डेवलपमेंट टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज स्टाफ आ जाएगा, कि ऑन एवरेज इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें कितने लोग रिक्वायर्ड होंगे। फिर उसके बाद हम प्रोडक्टिविटी निकालेंगे। प्रोडक्टिविटी मींस कि हर स्टाफ मेंबर कितना कोड जनरेट कर सकता है। तो प्रोडक्टिविटी कैसे निकलेगी, साइज डिवाइडेड बाय एफर्ट, प्रोजेक्ट का पूरा साइज डिवाइडेड बाय एफर्ट, कि हर बंदा कितने लाइन ऑफ कोड जनरेट करेगा तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। जी क्लास, अभी तक हमने न्यूमेरिकल पे हम नहीं आए, अभी हमने सिर्फ फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं। यहाँ तक अगर कोई क्यूरी है किसी फॉर्मूले में या किसी उसमें तो आप लोग पूछ लें, फिर अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। आपने इससे पहले एक और फॉर्मूला दिखाया था, वो दिखाएंगे? ये वाला, प्रोडक्ट का कुछ दिखाया था जी, ये प्रोडक्टिविटी हमें ये कह रही है, प्रोडक्टिविटी से हम बेसिकली ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हर स्टाफ मेंबर को कितने एफर्ट या कितना कोड लिखना पड़ेगा, मतलब हर स्टाफ मेंबर की प्रोडक्टिविटी कितनी है, वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं कोड। तो वो हम कैसे निकालेंगे, टोटल प्रोजेक्ट का साइज, जितना उस प्रोजेक्ट का टोटल साइज होगा उसको हम एफर्ट से डिवाइड कर देंगे, यानी कि कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो जब साइज एफर्ट से डिवाइड होगा तो जो वैल्यू आएगी वो हर स्टाफ मेंबर की ऑन एवरेज प्रोडक्टिविटी आ जाएगी, कि अगर हर स्टाफ मेंबर इतना लाइन ऑफ कोड जनरेट कर रहा है तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। जी, कोई और क्यूरी? मैम डेवलपमेंट का दिखाइए फॉर्मूला जो है। जी, कोई सवाल? नो मैम। चलो अब हम एक एग्जांपल, न्यूमेरिकल एग्जांपल डिस्कस करते हैं।
ठीक है, एग्जाम्पल क्या कह रही है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज साइज एट 7.5 के लॉग, यानी कि 7500 लाइन ऑफ कोड, के रिप्रेजेंट 1000 टू 7.5 के मींस 7500 लाइन ऑफ कोड। ठीक है, our development project is sized at 7.5 k log and is evaluated as being simple in the organic mode। ठीक है, ये क्वेश्चन है सिर्फ। क्वेश्चन में हमें क्या चीजें प्रोवाइडेड है, प्रोजेक्ट का साइज और उसका मोड बताया कि ऑर्गेनिक मोड है, जिससे हम ये डिटरमाइन कर सकेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और प्रोजेक्ट का साइज गिवन है ताकि हम उस फॉर्मूले में वो साइज पुट इन कर सकें। ठीक है, बेसिक कोकोमो हम पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि हमने कॉस्ट ड्राइवर अभी नहीं आए हमारे पास, तो हमें सिर्फ मोड और साइज चाहिए होगा प्रोजेक्ट का कैलकुलेट करने के लिए। सो हम बेसिक कोकोमो का जो ऑर्गेनिक मोड है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, विच इज 2.4 k log b, a into size of b। सो a है 2.4, k log है हमारे अच्छा, एक पास सवाल है। 7.5। जी, जैसे हमें एक क्वेश्चन में पता होगा एम्बेडेड मोड है या सी ऑर्गेनिक मोड है या कौन सा मोड है, गिवन है ना क्वेश्चन में गिवन है ना, गिवन होता है हमेशा। आर डेवलपमेंट। जी एग्जैक्टली, अगर एग्जैक्टली ये नहीं लिखा होगा मोड, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन होंगे, तो फिर आप मोड डिटरमाइन कर लें, क्योंकि ऑर्गेनिक के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है, वो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो यूजुअली मोड गिवन होगा, मोड और साइज क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, सो हमें ये मोड पता चल गया। ऑर्गेनिक मोड में हम फार्मूला फॉरन निकालेंगे कि ऑर्गेनिक मोड का ये फार्मूला है, और के लॉग का साइज गिवन है 7.5, तो हम 2.4, 7.5 एंड 1.05 यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला जो 7.5 की पावर 1.05 निकाली, सो इट वुड बी 8.49296, मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 से, तो ये हमें क्या कह रहा है, 20 स्टाफ मंथ्स। ये एफर्ट जो आए हैं वो स्टाफ मंथ्स की बेसिस में आए, और ये 20 स्टाफ मंथ्स हमें क्या बता रहा है, ये इसकी आप वो देख लें कि इंटरप्रिटेशन क्या है। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर 20 लोग एक महीने में मिलके काम करें तो ये 7500 लाइन ऑफ कोड वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। एफर्ट हमें क्या बता रहा है, स्टाफ मंथ्स, कि कितने लोग मिलके काम करेंगे तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो ये एफर्ट हमें क्या बता रहा है कि ये 7500 लाइन ऑफ कोड जनरेट करने के लिए अगर 20 लोग मिलके काम करेंगे तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास एफर्ट निकल गए, हम इस एफर्ट को डेवलपमेंट टाइम वाले फॉर्मूले में रखेंगे, वो वाला फॉर्मूला जो ऑर्गेनिक मोड का है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक मोड वाला हमारे पास ऑर्गेनिक मोड का डेवलपमेंट टाइम 2.5 e की पावर 0.38, 2.5 sm, यानी कि जो हमारे पास स्टाफ मंथ जो e निकला है, ये e एफर्ट sm में निकला है, तो sm यहाँ पे स्टाफ मंथ आ जाएगा 0.38, तो sm की जगह हम ये 20 रख देंगे जो हमारे पास एफर्ट है। तो इसकी बेसिस में हमारे पास क्या आ गया, ये जो वैल्यू आ रही है, क्या कह रहा है कि ये प्रोजेक्ट 8 महीने में कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, 8 मंथ्स के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। अब हमारे पास स्टाफ मंथ भी आ गया और डेवलपमेंट टाइम भी आ गया। हमें ये क्या कह रहा है, हमें ये हमारे पास अभी तक इंटरप्रिटेशन ये आई है कि हमारे पास 20 लोग अगर एक महीने में मिलके काम करते हैं तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें एफर्ट पता चल गया कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 20 लोग चाहिए हमें, और हमें क्या पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि ये प्रोजेक्ट 8 महीनों के अंदर कंप्लीट होगा। तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम एवरेज स्टाफ मेंबर निकाल सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ऑन एवरेज हमें कितने लोग चाहिए होंगे। ये हम कैसे निकालेंगे, हम जितने एफर्ट रिक्वायर्ड है स्टाफ मंथ उसको डेवलपमेंट टाइम से डिवाइड कर देंगे, 20 डिवाइडेड बाय 8, तो हमारे पास ऑन एवरेज 2.5, क्योंकि पॉइंट में है और ये पर्सन है तो हम इसको कंसिडर करेंगे कि 3 लोग, ऑन एवरेज हमें 3 लोग चाहिए होंगे, कि अगर 3 लोग 8 महीने में मिलके काम करते हैं तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास एफर्ट क्या बता रहा है कि अगर 20 लोग एक महीने में मिलके काम करते हैं तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमने ये एफर्ट जब डेवलपमेंट टाइम पे निकाला तो वो डेवलपमेंट टाइम टोटल कैलकुलेशन करके हमें ये बता रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 8 मंथ्स का है, 8 महीने में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। जब हमारे पास एफर्ट आ गए कि हमें इस प्रोजेक्ट को करने के लिए कितने लोग चाहिए, और हमारे पास टोटल डेवलपमेंट टाइम भी आ गया कि ये प्रोजेक्ट इतने टाइम में कंप्लीट होगा, तो हम एवरेज स्टाफ मेंबर निकाल देंगे बाय डिवाइडिंग एफर्ट टू द डेवलपमेंट टाइम। जब 20 को मैंने 8 से डिवाइड किया तो मेरे पास 2.5, तो हम कह रहे हैं समहाउ हमें 3 स्टाफ मेंबर चाहिए होंगे जो 8 महीने में मिलके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। अब हमें निकालनी है प्रोडक्टिविटी।
प्रोडक्टिविटी ये हम इसलिए निकाल रहे हैं कि हर स्टाफ मेंबर, जो हम कह रहे हैं 3 लोग मिलके 8 महीने में काम करेंगे, तो हर स्टाफ मेंबर ऑन एवरेज कितना लाइन ऑफ कोड जनरेट करे तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। तो प्रोडक्टिविटी हमारे पास कैसे निकलेगी, साइज डिवाइडेड बाय एफर्ट। साइज क्या है प्रोजेक्ट का, 7500 डिवाइडेड बाय टोटल हमें एफर्ट कितने चाहिए थे, 20 लोग। इनिशियल एफर्ट हमारे पास क्या था कि 20 लोग मिलके अगर 7500 लाइन ऑफ कोड लिखेंगे तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एफर्ट क्या आ गया, इज इक्वल टू 375 लाइन ऑफ कोड पर स्टाफ मंथ। ये हमें क्या कह रहा है कि अगर हर स्टाफ मेंबर 375 लाइन ऑफ कोड लिखता है हर मंथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हर मंथ में हर स्टाफ मेंबर एटलीस्ट 375 लाइन ऑफ कोड जनरेट करे। ठीक है, आप चाहें तो आप इसको ये करके देख लें। हम कह रहे हैं ऑन एवरेज हमारे पास 3 स्टाफ मेंबर्स हैं, क्योंकि 2.5 जो है पॉइंट में तो हम पर्सन को कंसीडर नहीं करेंगे, या तो 2 होंगे या 3 होंगे। तो हम कह रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 3 लोग हैं जो 8 महीने मिलकर और हर महीने एटलीस्ट 375 लाइन ऑफ कोड जनरेट करेंगे तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आप 375 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें और फिर मल्टीप्लाई करें 8 से, तो वो 7500 आएगा। करें जरा कैलकुलेट। मैम दोबारा बताइएगा। प्रोडक्टिविटी जो हमने निकाली है 375। अच्छा, मैं एक दफ़ा इसको फिर से बता देती हूँ कि ये जो फॉर्मूलाज की जो वैल्यू है ये इंटरप्रेट क्या कर रही है। एफर्ट हमें ये बता रहा है कि ये जो 7500 लाइन ऑफ कोड का प्रोजेक्ट है, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें 20 लोग चाहिए होंगे। अगर हम 20 लोग एक महीने में मिलके काम करें तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एफर्ट हमेशा इस तरीके से एक मंथ की कैलकुलेशन बताता है कि एक महीने में हमें इतने लोग चाहिए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक प्रोजेक्ट को हम एक महीने में कंप्लीट कर लें और पूरी की पूरी रिसोर्सेज लगा दें। तो फिर हम डेवलपमेंट टाइम निकालेंगे कि अगर 20 लोग रिक्वायर्ड हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, तो डेवलपमेंट टाइम कितना लगेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो हमने इस एफर्ट को डेवलपमेंट टाइम वाले फॉर्मूले में पुट इन करा, तो रिजल्ट आ गया 8 मंथ्स। इट मीन्स कि हमें ये चीज पता चल गई कि 8 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, जिसके एफर्ट 20 लोग रिक्वायर्ड थे एक महीने में। हमने जब उस पर ये इंटरप्रिटेशन की तो हमें ये बता रहा है कि 8 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। जब हमारे पास स्टाफ मंथ्स आ गए कि कितने लोग चाहिए और हमारे पास ये पता चल गया कि डेवलपमेंट टाइम कितना है, तो हमने एवरेज निकाल ली बाय डिवाइडिंग स्टाफ मेंबर्स विद द टोटल डेवलपमेंट टाइम। 20 को 8 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास एवरेज स्टाफ मेंबर्स आ गए। तो ये एवरेज स्टाफ मेंबर्स हमें क्या बता रहे हैं कि 8 महीने में हर महीने अगर 3 लोग मिलके काम करें तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं ये पता करना चाह रही हूँ कि मेरे पास प्रोडक्टिविटी क्या है। प्रोडक्टिविटी मींस क्या, हर एक स्टाफ मेंबर हर महीने कितनी लाइन ऑफ कोड जनरेट करना उसको जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, साइज गिवन है हमारे पास टोटल प्रोजेक्ट का 7500 और स्टाफ मंथ हमारे पास मौजूद है। एफर्ट टोटल प्रोजेक्ट का एफर्ट कितने होगा 20। सो 7500 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 375 पर लाइन ऑफ LOC पर स्टाफ मंथ। ये क्या कह रहा है कि हर स्टाफ मंथ, यानी कि जो 3 है, 3 में से हर एक स्टाफ मंथ 375 लाइन ऑफ कोड जनरेट करेगा हर महीने, तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम ट्रेसेबिलिटी करना चाहें कि जो हमने कैलकुलेशन की उसको ट्रेस करना चाहें, तो उसको ट्रेस करने के लिए आप क्या करेंगे, आप
हम क्या कह रहे हैं कि हर स्टाफ मेंबर हर महीने अगर 375 लाइन ऑफ कोड जनरेट करेगा तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करें स्टाफ मेंबर से और जो रिजल्ट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करें 8 मंथ से, मतलब जो भी डेवलपमेंट टाइम आ रहा है, इट शुड बी इक्विवेलेंट टू टोटल प्रोजेक्ट साइज। करें जरा कैलकुलेट, productivity multiplied by staff member multiplied by development time, it should be equivalent to total project size. जी इक्विवेलेंट आ रहा है 7,500 के। ओके जी क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई सवाल, कोई चीज, कोई फॉर्मूला समझ ना आया हो? ओके सबको क्लियर है? ओके नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके नेक्स्ट हमारे पास जो है एग्जांपल 2 बेसिक कोकोमो की है। ये हमें क्या कह रही है कि हमारे पास एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है which is estimated to be about 55,000 line of code, 55 klog when complete। जब complete हो जाएगा तो उसमें कितनी लाइन, एस्टिमेशन हमारी ये है कि एक प्रोजेक्ट है जो अभी जिसको हम अभी बनाएंगे उसकी हमें जो है वो कैलकुलेशन करनी है और हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि उसकी लाइन ऑफ कोड अप्रोक्सीमेटली 55,000 लाइन ऑफ कोड होंगी जब वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी मीडियम है। इट विल बी अ वेब इनेबल्ड सिस्टम, यानी कि अब कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, वेब बेस्ड सिस्टम है विद अ रोबस्ट बैकएंड डेटाबेस। इट इज assumed टू बी इन द सेमी डिटैच्ड मोड, और मोड भी गिवन है, साइज भी गिवन है प्रोजेक्ट का और मोड भी गिवन है। फॉर अ रफ एस्टिमेट ऑफ द एफर्ट दैट विल बी रिक्वायर्ड टू द कंप्लीट द प्रोजेक्ट यूज द फॉर्मूला। अब हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एफर्ट और टोटल डेवलपमेंट टाइम का? सेमी डिटैच्ड मोड वाला। ये रहा हमारे पास सेमी डिटैच्ड। एफर्ट के लिए 3.0 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ 1.12 और डेवलपमेंट टाइम के लिए 2.5 मल्टीप्लाई बाय ई जो यहाँ से कैलकुलेट होगा की पावर 0.35, 3.0 एंड 1.12। ठीक है देखें 3.0 के लॉग की जगह हमारे पास 55 आ जाएगा यहाँ पे एंड 1.12। तो हमारे पास एफर्ट कितना निकला? 267 स्टाफ मंथ, क्योंकि प्रोजेक्ट का साइज ज्यादा है तो एफर्ट भी ज्यादा आया। ठीक है ये एफर्ट हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास एक महीने में इतने लोग मिलके काम करेंगे, 267 लोग मिलके काम करेंगे तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ये एफर्ट निकल गया। अब इस एफर्ट को हम डेवलपमेंट टाइम वाले फॉर्मूले में रखेंगे, 2.5 मल्टीप्लाई बाई ई की पावर 0.35। इस पे कैलकुलेशन करेंगे तो डेवलपमेंट टाइम आ गया हमारे पास 17.67 मंथ। फिर हम क्या करेंगे, एवरेज स्टाफ मंथ निकालने के लिए एफर्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल डेवलपमेंट टाइम से। एफर्ट हमारे पास निकला था 267, इसको हम डिवाइड कर देंगे, हमारे टोटल डेवलपमेंट टाइम से विच इज 17.67। तो एवरेज स्टाफ मेंबर हमारे पास 15 आ गए। और हम प्रोडक्टिविटी निकालेंगे, साइज डिवाइडेड बाय एफर्ट। साइज है प्रोजेक्ट का 55,000, उसको 267 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल प्रोडक्टिविटी आ गई 206 लाइन ऑफ कोड पर स्टाफ मंथ। इंटरप्रिटेशन ये हुई कि अगर 18 महीनों में 15 लोग हर महीने 206 लाइन ऑफ कोड जनरेट करें तो ये प्रोजेक्ट हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। जी क्लास, ये वाली एग्जांपल भी क्लियर है?
सॉरी माइक ऑफ था। अच्छा, ये अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम फेज वाइज जो है वो भी कैलकुलेशन और एफर्ट कर सकते हैं। फेज वाइज कैलकुलेशन एंड एफर्ट, अभी हम क्या करें, अभी हम पूरे प्रोजेक्ट के एफर्ट और कैलकुलेशन एक साथ करते आ रहे हैं। ठीक है, ये ओवरऑल हमने टाइम निकाला, डेवलपमेंट टाइम, ओवरऑल स्टाफ मेंबर्स निकाले और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी निकाली। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम फेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। फेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इज कि जो हमारी बेसिक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हैं लाइक प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, हम प्रोजेक्ट के एफर्ट और डेवलपमेंट टाइम को उन फेजेस में ब्रेक करके कैलकुलेट करें। ठीक है, तो एक और एग्जांपल है उसके लिए। वो एग्जांपल हमें क्या कह रही है, सपोज दैट वी आर इन एम्बेडेड मोड प्रोजेक्ट इज साइज एट 80,000 लाइन ऑफ कोड। एक एम्बेडेड मोड का प्रोजेक्ट है जिसका साइज क्या है, 80,000 लाइन ऑफ कोड। एम्बेडेड मोड है तो हमने एम्बेडेड वाला फॉर्मूला सेलेक्ट कर दिया। एम्बेडेड में ए की वैल्यू 3.6 और बी की वैल्यू 1.20 और डेवलपमेंट टाइम में 0.32। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पुट इन किया। सो हमारे पास स्टाफ मंथ्स आ गए 692 स्टाफ मंथ और हमारे पास डेवलपमेंट टाइम आ गया 20 मंथ्स। अब हम स्टाफ मेंबर और प्रोडक्टिविटी पूरे प्रोजेक्ट की एक साथ निकालने के बजाय हम उसको फेजेस में निकालेंगे अकॉर्डिंग टू फ्रेमवर्क एक्टिविटीज। हमने क्या किया, ये एक चार्ट बना दिया। ठीक है, ये चार्ट क्या कह रहा है, जो हमारी मेन फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हैं, प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड टोटल, ये 100%। तो मैंने अपने प्रोजेक्ट को इन फेजेस में ब्रेक कर दिया कि मेरे प्रोजेक्ट का 10% टाइम प्लानिंग में लगेगा, 12% टाइम प्रोडक्ट डिजाइन में लगेगा, 50.5% टाइम कोडिंग में लगेगा और टेस्टिंग में मुझे 27.5% एफर्ट लगेंगे। अगर मैं इन सबको ऐड अप करूं तो इट शुड बी इक्विवेलेंट टू 100, यानी कि मैंने 100% में से हर फेज को एक परसेंटेज दे दिया कि 10% ओवरऑल डेवलपमेंट का मेरा प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट गैदरिंग में लगेगा, बाकी 12% प्रोडक्ट डिजाइन में लगेगा, 50.5% कोडिंग में और 27.5% टेस्टिंग में। तो अब हम क्या करेंगे, हम फेजेस में करेंगे कैलकुलेशन, क्योंकि हमें एफर्ट तो पता चल चुका है। एफर्ट कितना है हमारे पास, 692। तो हम इस एफर्ट पे इतना परसेंट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये एफर्ट जो है हमारे पास 692, इस पे हम क्या करेंगे 10%। 10% मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 100, 0.1। 692 को जब मैं 0.1 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6.92 मंथ। यानी कि प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट वाले फेज को कंप्लीट करने में मुझे ओवरऑल 7 मंथ्स लगेंगे। फिर नेक्स्ट मैं यहाँ पे गई, मैं कह रही हूँ प्रोडक्ट डिजाइन। ये एफर्ट क्या बता रहा है कि अगर इस प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए 7 लोग एक महीने में मिलके काम करेंगे तो ये फेज कंप्लीट हो जाएगा 1 मंथ में। मतलब वो जो हम पूरे प्रोजेक्ट की इंटरप्रिटेशन दे रहे थे, यहाँ पे हम फेजेस में दे रहे हैं। फिर मैंने जो एफर्ट है 12% निकालने के लिए, मैंने कहा जो 692 जो एफर्ट है उसको 12% से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास स्टाफ मंथ कितने आए, 83 स्टाफ मंथ। यानी कि अगर एक महीने में 83% मिलके काम करेंगे तो ये प्रोडक्ट डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। फिर 692 को मैंने 50% से मल्टीप्लाई किया तो स्टाफ मंथ आ गए 349। यानी कि अगर एक महीने में 350 लोग मिलके काम करेंगे तो इस प्रोजेक्ट की कोडिंग कंप्लीट हो जाएगी। मतलब वो जो हम इंडिविजुअल पूरे प्रोजेक्ट की एक साथ निकाल रहे थे, यहाँ पे हम इंडिविजुअल फेज बाय फेज एफर्ट निकाल रहे हैं। पूरे प्रोजेक्ट का एफर्ट हमने निकाल लिया और डेवलपमेंट टाइम भी निकाल लिया। अब इस एफर्ट को हम फेजेस की बेसिस में अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर मेरे पास इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग आ गई। इसमें मैंने क्या किया, 692 को 27% से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया 190.3 मंथ्स। यानी कि अगर एक महीने के अंदर 190 लोग मिलके टेस्टिंग करेंगे तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह यही काम हमने डेवलपमेंट टाइम में भी किया। मैं कह रही हूँ हमने एक परसेंटेज दे दी कि टोटल डेवलपमेंट टाइम का 4% जो है वो प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट में लगेगा। ठीक है, मैंने हर फेज को जो है वो एक परसेंटेज दे दिया और जो परसेंटेज हमारे पास कैलकुलेटेड था वो कैलकुलेटेड क्या कह रहा है, अब हमारे पास डेवलपमेंट टाइम है 20%। तो मैंने 20 मतलब 20 मंथ्स में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। ये डेवलपमेंट टाइम हमने फॉर्मूले से निकाला है 20 मंथ।
तो मैंने इस 20 मंथ का हर उसके फेज के अकॉर्डिंगली मैंने परसेंटेज निकाल लिया। 20 मंथ्स का 4% कितना होगा, 0.8 मंथ, यानी कि प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट में अप्रोक्सीमेटली 1 महीना चाहिए होगा। इसी तरह अगर मैं प्रोडक्ट डिजाइन की बात करूं तो 20 मल्टीप्लाई बाय 33%, तो मेरे पास आ गया 6.6, यानी कि 6.5 महीने के अंदर प्रोडक्ट डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह 20% का 20 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 38% से, तो ये मेरे पास आ गया अप्रोक्सीमेटली 7.5 महीने के अंदर कोडिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह मैंने हर उसका जो टोटल डेवलपमेंट टाइम था उसको इन फेजेस की परसेंटेज निकाल के हर फेज के अलग अलग मैंने डेवलपमेंट टाइम कैलकुलेट कर दिया। इसी तरह प्रोडक्टिविटी आ गई। प्रोडक्टिविटी कैसे निकलेगी, हर फेज का अलग एफर्ट आ गया, टाइम आ गया, 6.92 डिवाइडेड बाय 8, सो 8.65 एवरेज पर्सन। प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट में अगर एक महीने के अंदर 8 या 9 लोग मिलके काम करेंगे तो एक महीने में ये रिक्वायरमेंट्स एंड प्लानिंग कंप्लीट हो जाएंगी। फिर इसकी प्रोडक्टिव एवरेज स्टाफ निकाला 83.04, जो एफर्ट निकला उसको डिवाइड कर दिया डेवलपमेंट टाइम से। सो ऑन एवरेज हम क्या कह रहे हैं कि अगर 12 लोग मिल के 7 महीने में काम करेंगे तो प्रोडक्ट का डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा है तो इसका डेवलपमेंट टाइम भी ज्यादा है और एफर्ट भी ज्यादा है। तो इसी तरह हमने इंडिविजुअल स्केलिंग करके अपने प्रोजेक्ट के एफर्ट और हम टाइम निकाल सकते हैं। जी, यहाँ तक कोई सवाल? ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि हम 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं एंड आफ्टर 5 मिनट्स ब्रेक हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं इंटरमीडिएट कोकोमो की तरफ, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो उसके लिए हम 2:50 हो रहे हैं ना, 10 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं। 3 बजे हम दोबारा सेम मीटिंग आईडी पे ज्वाइन करेंगे और फिर ये इंटरमीडिएट कोकोमो स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल अगर इन 10 मिनट्स में आप गो थ्रू कर लें, अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई कंफ्यूजन है, तो फिर हम ब्रेक के बाद पहले वो आपकी क्यूरीज लूंगी मैं, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट कोकोमो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर 3 बजे हम 10 से 12 मिनट की ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।